नमस्कार दोस्तों, द पाठशाला एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पर आप सभी का स्वागत है। मैं आपको क्लास 10th की मैथ्स पढ़ाने के लिए अवेलेबल हुआ हूँ। क्लास 10th की मैथ्स सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड दोनों पढ़ाऊंगा। दोनों एक ही मैं एनसीईआरटी पैटर्न पढ़ाऊंगा। आपको यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों बोर्ड को ये एक ही पैटर्न पे चलना होगा। दोनों बोर्ड एक ही पैटर्न पे चलेंगे। एनसीईआरटी प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊंगा, एनसीईआरटी बुक से प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊंगा, जिससे आपको ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएंगी। एनसीईआरटी पैटर्न आपके बोर्ड एग्जाम में एनसीईआरटी पैटर्न पे ही पूछा जाएगा। जैसा कि पिछले साल जो एग्जाम हुआ, सारे बुकों से मैं नहीं कह सकता, एनसीईआरटी जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन थे और कहीं से क्वेश्चन उठाए नहीं गए थे। एनसीईआरटी बुक जिसने पढ़ ली उसको सारे क्वेश्चन आ रहे। भारत सरकार ने और यूपी गवर्नमेंट ने, यूपी बोर्ड की संस्था ने, जो यूपी बोर्ड में बुक है पहले एससीईआरटी चलती थी, इस समय आप सारे पैटर्न बदल के एक पैटर्न कर दिया गया है, वो है एनसीईआरटी पैटर्न। एनसीईआरटी पैटर्न सीबीएसई बोर्ड में भी चलती है और यूपी बोर्ड में भी अब लागू हो गई है। तो हम एनसीईआरटी पैटर्न पे ही पढ़ाई करेंगे, जिससे सीबीएसई और यूपी बोर्ड दोनों एक साथ कवर होगा। दोनों एक साथ इस टॉपिक को देखेंगे, सभी को समझ में आएगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब है और क्वेश्चन हमें सॉल्व होगा। क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी बेस से ही सॉल्व होंगे। मैं जो पढ़ाऊंगा वो आपको हर क्वेश्चन आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आप नहीं कर पाएंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आप मुझे आप मुझे इस पे कमेंट्स कर सकते हैं, या मेरे टेलीग्राम चैनल या हमारे टेलीग्राम चैनल द पाठशाला एकेडमी पर आप भेज सकते हैं, तो वहां से आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। आपको नोट्स, बाकायदा नोट्स आपको लिखवाया जाएगा। नोट्स क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको पढ़ाया जाएगा, आपको लिखवाया जाएगा। अगर आप क्वेश्चन बाय क्वेश्चन लिखते हैं, अपने से खुद से नोट्स बनाते हैं, अच्छी बात है। आपको पीडीएफ फॉर्म में नोट्स भी अवेलेबल करवाया जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे हमारा एफबी पेज है, द pathshala.academy.com, उस पर आप जुड़ सकते हैं हमसे। आपको वहाँ सारे मैटर मिल जाएंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल द पाठशाला एकेडमी पर आप जुड़ सकते हैं। आपको पीडीएफ फॉर्म में सारे क्वेश्चंस की प्रॉब्लम्स आपको मिल जाएंगी। आपकी कोई भी प्रॉब्लम है आप उससे पूछ सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर लिखे गए हैं, आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे जो हमारी स्क्रीन के नीचे चल रहा है उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दी जाएंगी। ठीक है, आइए मैं क्लास 10 के मैथ्स के सिलेबस के बारे में डिस्कशन कर लेता हूँ कि क्या क्या सिलेबस में है। उसके बाद फिर हमें क्या पढ़ना है, उसके आगे हम डिस्कशन करेंगे। पहले सिलेबस के बारे में। सबसे पहले किसी भी चीज को पढ़ने के लिए, किसी भी कोई भी टॉपिक, कोई भी सब्जेक्ट हो, मैं ये समझता हूँ कोई भी सब्जेक्ट, मेरे अपना पर्सनल मानना है, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले हम उसके सिलेबस में, उसके पैटर्न के बारे में जान लें कि हमारे सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है। वो मैथ्स हो, फिजिक्स हो, इंग्लिश हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, हमें सबसे पहले जान लेना चाहिए कि हमारे उसमें सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या, आखिर हमारे बुक्स में चीजें दी क्या क्या दी गई हैं, क्या क्या चीजें दी गई हैं, क्या क्या हमें पढ़ना है। अगर हमें ये नहीं पता है, हमने बुक खोला, पढ़ना शुरू कर दिया, हमें पता ही नहीं सिलेबस क्या है। तो सबसे जरूरी अहम बात यह है कि हमें सिलेबस का होना जरूरी है। जैसे मैं पढ़ाऊंगा आपको मैथ्स की बात करूँ तो यूपी बोर्ड में 70 नंबर का पेपर होता है, 70 नंबर का पेपर होता है, 30 मार्क्स का क्या होता है, प्रोजेक्ट वर्क होता है। पहले आप देखिए 70 मार्क्स का, 70 मार्क्स का आपका पेपर होता है। ठीक, एग्जाम पेपर आप कितने नंबर का हो गया, 70 नंबर का हो गया। 30 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट होता है जो कॉलेज में करवाया जाता है। ठीक, अर्थात बोर्ड में आपको इसी 70 मार्क्स, बोर्ड में आपके पेपर में यही 70 मार्क्स आएंगे। इसी 70 मार्क्स में आपको हाईएस्ट स्कोर करना है। आप प्रोजेक्ट जितना अच्छा बनाएंगे, आपके कॉलेज वाले उतना अच्छा आपको देंगे। ये आपके बिहेवियर, आपके नेचर, आपके डेली रूटीन, ये सारी चीजों पर डिपेंड होता है आपका प्रोजेक्ट
जो प्रोजेक्ट होता है, टोटल आपकी स्ट्रेंथ, डेवलप, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सारी चीजें आपको वॉच की जाती है, उसके अकॉर्डिंग आपको ये 30 नंबर प्रोवाइड करवाए जाते हैं। जो 70 मार्क्स आपका बचता है, जो एग्जाम में आते हैं, जो पेपर जिसका होता है 70 मार्क्स में, इसमें अपना हम लोगों को 100% देना है कि ताकि 70 में से कम 65 प्लस 78 मार्क्स लाया जा सके। इवन बहुत अच्छे से इसमें 70 भी पूरा ला लेंगे, क्योंकि मैथ्स इतना टफ नहीं है। बेशक टफ है, कुछ सब्जेक्ट है टफ है, ऐसा नहीं, लेकिन बहुत टफ भी नहीं है। ये नहीं कहा जा सकता कि मैथ्स बहुत टफ है, ऐसा कुछ नहीं है। मैथ्स बहुत ईजी भी है, टफ भी है। कहा जा सकता है जो टफ है, लेकिन उतना नहीं कि हम कर नहीं सकते हैं। तो हम इसको इजी बना सकते हैं, पढ़ के, समझ के, सोच कर हम इसको इजी बना सकते हैं, इजी में पढ़ाई कर सकते हैं। सबसे पहले आते हैं हम अपने सिलेबस के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि हमें कितने चैप्टर हैं और कौन कौन से चैप्टर हमें पढ़ना है। तो आइए क्लास 10th की एनसीईआरटी बेस पर हम एनसीईआरटी पैटर्न पे पहले सिलेबस के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम टॉपिक क्या है उसको पढ़ाई करेंगे। ठीक है, सबसे पहला जो आपका चैप्टर है वो रियल नंबर है। रियल नंबर या वास्तविक संख्या। सबसे पहले क्या है आपका वास्तविक संख्या। दूसरा आपका है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स बहुपद। दूसरा आपका क्या है पॉलिनोमियल्स अर्थात बहुपद। तीसरा आपका है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक। चौथा आपका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल, इसका मतलब होता है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। 2 चर वाले रैखिक समीकरण। चौथा आपका चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अर्थात द्विघात समीकरण। पांचवा चैप्टर आपका है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थात समांतर सेट। छठा नंबर आपका है, छठा चैप्टर आपका है ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स अर्थात त्रिभुज। सातवां चैप्टर आपका है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आठवां चैप्टर आपका है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आठवां चैप्टर आपका है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसका मतलब होता है त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति परिचय। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब होता है निर्देशांक ज्यामिति।
9वां चैप्टर अर्थात 9th चैप्टर आपका है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। क्या है? सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री अर्थात कुछ त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। आपका 9वां चैप्टर है सर्किल अर्थात वृत्त। 11वां चैप्टर आपका है कंस्ट्रक्शन अर्थात रचनाएं। तब तक आप इसको नोट कर लिए। 10 चैप्टर आपके सामने, 11 चैप्टर लिखे हुए हैं। 2 मिनट में आता हूं। आप लोग इसको नोट कर चुके होंगे, काफी टाइम हो गया है। दो चार चैप्टर अभी आपकी इसमें और बाकी हैं। 11 चैप्टर आपके सामने लिखा जा चुके हैं, कुछ चैप्टर बाकी हैं। देखिए 12वां चैप्टर आपका क्या है, एरिया रिलेटेड ऑफ सर्कल्स। 12 नंबर चैप्टर आपका है एरिया रिलेटेड ऑफ सर्किट। एरिया रिलेटेड ऑफ सर्किट, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। 13वां चैप्टर आपका है सरफेस एरिया एंड वैल्यूज। सरफेस एरिया एंड वैल्यू अर्थात पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। 14 नंबर चैप्टर आपका है स्टैटिक्स। 14 नंबर चैप्टर आपका है स्टैटिक्स अर्थात सांख्यिकी। 15 नंबर चैप्टर आपका है प्रोबेबिलिटी। 15 नंबर चैप्टर आपका है प्रोबेबिलिटी अर्थात प्रायिकता। ये 15 चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है जो हमारे मैथ सिलेबस में है, जो आपके सामने लिखे गए हैं। तो 15 चैप्टर आप पढ़ना है, सिलेबस कंप्लीट करना है, कवर करना है। इस समय कोविड-19 की वजह से सारी संस्थानें बंद हैं, कॉलेज स्कूल सब बंद हैं। तो घर पर बैठ के हम 2 घंटे 4 घंटे पढ़ाई करते रहें, अपना सिलेबस कवर करते रहें, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा नहीं। ये कब खत्म होगा इसका कोई अंदाजा नहीं है। इतनी बड़ी महामारी आ गई है, जो बीमारी एक है, ये ऐसा कोई अंदाजा नहीं था कि ऐसी कोई बीमारी आ जाएगी, लेकिन ये भारत में आ गई है ऐसी बीमारी। तो इससे लड़ने के लिए इस बीमारी से बचाव करने के लिए हमें घर पे रहना पड़ेगा। घर पर रहिए और पढ़ाई करते रहिए, ऑनलाइन चैनल देखते रहिए, आप पढ़ाई अपना करते रहिए। आप 2 घंटे 4 घंटे पढ़ाई करते रहिए, मस्ती करिए, कोई दिक्कत नहीं है, घूमिए टहलिए, लेकिन घर के अंदर, घर से बाहर घूमना टहलना मना है, सख्त मना है। लॉकडाउन चल रहा है, उसका पालन करते रहें और घर पे पढ़ाई करते रहें। 15 चैप्टर का नाम लिखा गया है, 15 चैप्टरों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहले चैप्टर के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, कुछ चैप्टर के बारे में हम लोग डिस्कशन करना चाहें अगर, तो इसमें से कुछ चैप्टर्स उठा लें जिसके बारे में हम आज डिस्कशन कर लें। थोड़ा बहुत ही डिस्कशन कर लें, लेकिन डिस्कशन कर लें। तो सबसे पहले मैं उठा लेता हूँ इसमें से जो आपका चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। अगर मैं आपकी ट्रिग्नोमेट्री उठा लूं, तो कुछ चैप्टर के बारे में पढ़ लेते हैं। 15 चैप्टर है, आप इसको नोट कर लिए होंगे मेरे हिसाब से। तो आपको मैं थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जानकारी दे देता हूँ।
सारे चैप्टर में चैप्टर वाइज आप कराऊंगा, इससे आप परेशान ना हो कि पता नहीं कहाँ 20 से चैप्टर में आ गए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा परिचय ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हल्का सा परिचय देता हूँ, बाकी क्लासेस आपको कंटिन्यू बाद में की जाएंगी। अभी इसमें थोड़ा सा आप ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। ट्राइगोनोमेट्री, जैसे कि ट्राइगोनोमेट्री है, ये आपको देखते हुए ही पता चल रहा होगा कि कितने शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ट्राइगोनोमेट्री दो शब्दों से मिलकर तीन शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ट्राई गॉन, उसके बाद मेट्री, कितने शब्दों से मिलकर बना हुआ है? ट्रिगोनोमेट्री, ट्राइगोनोमेट्रॉन, मेट्रॉन, ये लैटिन भाषा के ट्राइगोनोमेट्रॉन के शब्द से बना हुआ है। ट्राई का मतलब क्या होता है? तीन। ट्राई का मतलब क्या होता है? तीन। गोनो, गॉन एंड मेट्रॉन। गान का मतलब होता है भुजा। गान का मतलब क्या होता है? भुजा। ट्राई का मतलब तीन, गॉन का मतलब भुजा होता है, मेट्रॉन का अर्थ होता है माँ। मेट्री जिसे बोलते हैं माँ, अर्थात तीन भुजाओं के माप के बारे में हम इससे पढ़ाई करने वाले हैं। पता चल रहा है ट्राइगोनोमेट्री तीन शब्दों, ट्रिग्नोमेट्री तीन शब्दों से मिलकर बना हुआ, ट्राई, गॉन एंड मेट्रॉन। लैटिन भाषा के तीन शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ट्राई, गॉन और मेट्रॉन से। ट्राई का अर्थ होता है तीन, गॉन का मतलब होता है भुजा, मेट्रॉन का मतलब होता है माप। अर्थात तीन भुजाओं के माप के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, तीन कोणों के माप के बारे में, तीन भुजाओं के माप के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री होता है। इसका अर्थ क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ होता है एक त्रिभुज के तीनों भुजाओं की माप। त्रिभुज, इन तीनों का अगर मिला हुआ हम लिखेंगे ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ, तो एक त्रिभुज के तीनों भुजाओं की माप, यही हमें पढ़ना है। एक त्रिभुज के तीनों भुजाओं की माप के बारे में पढ़ना है, ठीक। आते हैं समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। आपको बस थोड़ा सा समकोण त्रिभुज के बारे में बता देता हूँ। समकोण त्रिभुज में होता क्या है, थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री की जानकारी। आते हैं समकोण त्रिभुज पर। समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज मतलब 90 डिग्री, एक कोण इसका कितना होगा? 90 डिग्री का होगा, ठीक। आपके सामने दो मैं राइट ट्रायंगल बना रहा हूं। आपके सामने दो मैं राइट ट्रायंगल बना रहा हूं। एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। एक ट्रायंगोमेट्री आपका राइट एंगल ये है और एक राइट ट्रायंगल आपका ये है। अगर इसमें हमने इस कोण को लिया, हमने क्या लिया? इस कोण को लिया, इसके सामने वाली भुजा ये, इसके सामने वाली भुजा जो BC के संलग्न न्यून कोण A की सम्मुख भुजा है, ये न्यून कोण हो गया, ये 90 डिग्री है, तो ये समकोण हो गया। दो ही कोण बचे, एक त्रिभुज के तीनों कोणों के अंतर कोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश होता है। तो एक का जब 90 अंश हो गया तो दो ही बचे हैं, तो दोनों न्यून कोण होंगे, अधिक कोण नहीं हो सकते, दोनों न्यून कोण होंगे। तो ए न्यून कोण है, ए के न्यून कोण की सम्मुख भुजा होगी, ये क्या है? इसे हम लिखेंगे ए के
हम लिखेंगे न्यून कोण ए की सम्मुख भुजा, इसे लिखेंगे न्यून कोण ए की संलग्न भुजा। बी ए को क्या लिखेंगे? न्यून कोण ए की संलग्न भुजा। न्यून कोण ए की संलग्न भुजा, ठीक। तो हमने क्या लिखा? हमने लिखा दो राइट ट्रायंगल बनाया कि जब कोण हमने ए लिया, जब कोण ए लिया तो ये जो बीसी भुजा है ये न्यून कोण की सम्मुख भुजा कहलाती है। इसी को हम कहते हैं लंब। इसे क्या कहते हैं? लंब। और बीए जो भुजा होगी न्यून कोण ए की संलग्न भुजा है, इसे हम कहते हैं आधार। और एसी भुजा को हम कहते हैं कर्ण। अब इसी त्रिभुज में हम यहां आ जाते हैं। बी आपका 90 डिग्री है। बी आपका क्या है? 90 डिग्री अर्थात समकोण है। कोण हम ए के बजाय कोण सी को ले लेते हैं। कोण क्या ले लेते हैं? सी। जब कोण सी ले लेंगे तो आधार और लंब आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, कर्ण हमेशा वही रहता है। कोण बदलने से आधार और लंब आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, लेकिन कर्ण हमेशा हमारा वही रहता है। कर्ण तो ऐसी ही है, हम इसे लिख सकते हैं क्या है? कर्ण। लेकिन अब कोण सी ले रहे हैं। कोण ए था तब इसकी सम्मुख भुजा बीसी जो सम्मुख भुजा थी न्यून कोण की सम्मुख भुजा थी जिसे हमने लंब कहा। जब हमने कोण ए लिया तो इसकी सम्मुख भुजा कौन सी हो जाएगी? बी ए हो जाएगी। तो यहां हम लिखेंगे न्यून कोण सी की सम्मुख भुजा बी ए को क्या लिखेंगे? न्यून कोण सी की सम्मुख भुजा, न्यून कोण सी की सम्मुख भुजा। और इसी को हम क्या कहेंगे? अब लंब कहेंगे। क्या कहेंगे? लंब। हमने इसी क्या कहा? लंब। हमने यहां लिखा ना कि ए को जब लिया तो न्यून कोण ए की सम्मुख भुजा, उसको हमने क्या कहा? लंब कहा। जब कोण सी को लिए तो इसकी सम्मुख भुजा कौन सी है? बी ए है। जब बी ए सम्मुख भुजा हो गए तो लंब कौन सा हो गया? बी ए लंब हो जाएगा ना। तो वही अब सी जो है, बी सी जो है, न्यून कोण सी क्या है? संलग्न भुजा है। जब बीसी न्यून कोण की संलग्न भुजा है, बीसी न्यून कोण सी की जब संलग्न भुजा है तो क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। यहां लिखेंगे न्यून कोण सी की संलग्न भुजा, जिसे हम क्या कहेंगे? आधार। ये हमेशा कंफ्यूजन रहता है, इससे क्वेश्चन तो आते ही है। ये हमेशा कंफ्यूजन में रहता है, हमेशा ऑलवेज लगभग हर स्टूडेंट को कंफ्यूजन में रहता है कि आपस में कोण चेंज हो जाते हैं तो आधार और लंब आपस में इंटरचेंज कैसे होते हैं, कैसे नहीं होते। तो मुझे लगता है आज के बाद आपको याद होना चाहिए। मैं एक बार आपको फिर बता दूं, ये समकोण त्रिभुज है। हमने दो समकोण त्रिभुज लिया, समकोण त्रिभुज ए, एक इसका नाम दे दिए एक, और समकोण त्रिभुज दो। दोनों समकोण त्रिभुजों में कोई अंतर नहीं है। दोनों समकोण त्रिभुज की माप, भुजाओं की माप सेम है, कोण भी लगभग कोण भी सेम है। कोण यहाँ भी समकोण है, दूसरे वाले में भी कोण भी समकोण है। हमने पहले कोण ए को लिया, ए न्यून कोण। जब कोण हमने ए माना तो इसकी सम्मुख भुजा बीसी आई, बीसी सम्मुख भुजा। कोण ए न्यून कोण है, न्यून कोण ए की सम्मुख भुजा बीसी है, हमने इसको लंब मान लिया, ये लंब है हमारा। और न्यून कोण ए की जो संलग्न भुजा है, संलग्न का मतलब होता है उसी से लगा हुआ होना, अर्थात सम्मुख भुजा का मतलब होता है जैसे मार्कर है, ये मार्कर है, दो मार्कर है, इसका सामने की बात करें तो इसका सम्मुख भुजा कौन, सम्मुख कौन सा? ये वाला मार्कर है। अगर इसे संलग्न का मतलब होता है इसी से लगा हुआ, तो अर्थात कोण न्यून कोण ए से लगा हुआ कौन सा संलग्न कोण, कौन सा संलग्न भुजा कौन सी है? बी ए है। इसको हमने क्या मान लिया? आधार मान लिया। और ए से हमारा क्या है? कर्ण है। अब आते हैं त्रिभुज दूसरे वाले में। दूसरे वाले समकोण त्रिभुज में आते हैं, बी समकोण त्रिभुज तो है। अब हमने कोण ए को ना मान लिया, कोण सी मान लिया। जब कोण हमने सी मान लिया, क्योंकि हमें इससे क्वेश्चन आता है इसलिए इसको पढ़ना बहुत जरूरी है।
जब हमने कोण सी मान लिया तो आप ये बताइए, जब हमने कोण सी माना, कोण सी यहां मान लिया, तो जब कोण सी मान लिया तो कोण सी की सम्मुख भुजा अर्थात न्यून कोण सी की सम्मुख भुजा BA है। न्यून कोण सी की सम्मुख भुजा क्या है? BA है। तो न्यून कोण की सम्मुख भुजा BA है, तो सम्मुख भुजा क्या होती है? लंब होती है। तो अर्थात सम्मुख भुजा क्या हो गई? ये लंब हो गई, अर्थात लंब BA यहाँ पे लंब हो गया। तो न्यून कोण सी की संलग्न भुजा क्या हो गई? BC। तो न्यून कोण सी की संलग्न भुजा क्या हो गई? BC। जब न्यून कोण सी की संलग्न भुजा BC हो गई तो आधार क्या हो जाएगा? BC। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज A के लिए कर्ण क्या होगा? AC, जिसे हाइपोटेनस बोलते हैं। इसको हम इंडिकेट करेंगे केवल H से। लंब जिसे हम परपेंडिकुलर, लंब जो होगा हमारा कहाँ क्या है? BC है, जिसे हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। इसको हम डिनोट करेंगे L से। आधार हमारा क्या है? BA, इसे हम कहते हैं बेस, जिसे हम डिनोट करेंगे A से। ठीक, किससे डिनोट करेंगे? A से। और यहाँ पे जब आ जाए दूसरे वाले त्रिभुज में, दूसरे वाले समकोण त्रिभुज में, तो यहाँ पे कर्ण क्या है? कर्ण तो सेम है, दोनों त्रिभुज में कर्ण क्या है? सेम है, अर्थात क्या है? AC। हाइपोटेनस क्या हो गया? हाइपोटेनस अर्थात H। अब हमने लंब क्या हो गया हमारा? दूसरे वाले समकोण त्रिभुज में लंब हमारा हो गया BA, क्योंकि न्यून कोण सी की सम्मुख भुजा क्या है? BA है। तो BA क्या होगा हमारा? लंब हो गया। लंब को हमने लिखा L से, अर्थात होता है परपेंडिकुलर। और हमने ले लिया आधार। क्या लिया? आधार हमारा क्या है? BC है, क्योंकि न्यून कोण सी के संलग्न भुजा कौन सी है? BC। तो BC हमारी आधार हो गई। जब BC आधार हुआ तो इसको हमने लिखा AC। ठीक, ये हमारा हो गया। अब हम आते हैं एक थ्योरम है, इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। 2 मिनट नोट करिए, 2 मिनट का समय आपके पास है, आप इसको नोट करें। इसमें आप इसको अलग अलग रख लीजिए, दोनों अलग अलग हैं, मिक्स नहीं करिएगा बिल्कुल भी। एक नंबर का समकोण त्रिभुज है, दूसरा समकोण त्रिभुज है, दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग है। किसी भी क्वेश्चन में आएंगे तो अलग अलग ही लगेंगे। नोट हो गया होगा? अभी नहीं? ठीक है, नोट करिए। चलिए ठीक है, नोट कर लिए होंगे आप। अब मैं इसको रफ कर रहा हूं, आपको एक थोड़ी सी और बतानी है, उसके बाद आपका ये टॉपिक क्लोज करता हूं। कल आपको इसी के आगे कंटिन्यू करते हुए आपकी ट्रिग्नोमेट्री पहले स्टार्ट करके ट्रिग्नोमेट्री खत्म करते हैं, उसके बाद आपको और चैप्टर के बारे में बताया जाएगा। सबसे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया जाएगा। अब आती है पाइथागोरस प्रमेय। एक प्रमेय है, एक पाइथागोरस थे, इन्होंने एक प्रमेय दिया, इनका नाम पड़ा पाइथागोरस प्रमेय। क्या नाम पड़ा? पाइथागोरस प्रमेय। इंग्लिश में लिख देता हूं, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम।
पाइथागोरस थ्योरम आप एक राइट ट्रायंगल बना लेते हैं। इसको समझाने के लिए राइट ट्रायंगल आपको बनाना पड़ेगा। ये हो गया ए, ये आपको हो गया बी, ये आपको हो गया सी। ये आपका कर्ण, ये आपका लंब, ये आपका आधार। क्योंकि हमने कोण ये 90 डिग्री माना है और ये आपका कोण ये 90 है। ठीक। अब पाइथागोरस थ्योरम जो होती है, पाइथागोरस थ्योरम का मतलब होता है ये तीनों भुजाओं के संबंध के बारे में दर्शाता है। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। कहने का मतलब ये पाइथागोरस कहते हैं कि त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर दो छोटी भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। पाइथागोरस कहने का मतलब है एक सबसे बड़ी त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा कौन से एसी सबसे बड़ी भुजा है, तो एसी बड़ी भुजा के स्क्वायर का स्क्वायर शेष दोनों छोटी भुजाओं के स्क्वायर का योग बड़ी भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ लिख दो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस BA स्क्वायर। कहने का मतलब AC का मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये पाइथागोरस जी कहते हैं। अगर इसको हम और लिखना चाहें पाइथागोरस को, कर्ण को हम लिखते हैं हाइपोटेनस, तो हमने इसको दर्शा दिया H से, कैपिटल H मान लेते हैं। लंब को हम लिखते हैं परपेंडिकुलर, तो इसको हम L से लिख सकते हैं। परपेंडिकुलर को हम L से लिख सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। तो हम लेकिन P से ही मान लेते हैं, तो P स्क्वायर हो गया, और बेस को B से लिख लेते हैं, B स्क्वायर, अर्थात H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, जहां पे H क्या होता है हाइपोटेनस, P होता है परपेंडिकुलर और B होता है बेस। P को L भी माना जा सकता है, परपेंडिकुलर था लंब L ही लिखा गया है, और B बेस होता है, इसको हम A भी मान सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, इसमें परेशान होने वाली कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस जी कहते हैं कि त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर शेष दोनों भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। ठीक है। तो ये आपके त्रिभुज में फार्मूलाज में काम आएंगे, आपके कुछ क्वेश्चंस इस पे होंगे जो सॉल्व होंगे। ठीक है। आज क्लासेस यहीं बंद करता हूं। आगे नेक्स्ट क्लास आपको कल इसी के आगे टॉपिक में आपको मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद।